हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली का क्या स्कोप था, दिल्ली कैसी थी, कैसे एक साम्राज्य बनी। और पहले हमने जो भी चैप्टर किए थे उसमें हमने दिल्ली के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कहीं भी दिल्ली का जिक्र नहीं हुआ है कि दिल्ली किसी राज्य की राजधानी थी जहाँ दिल्ली पर किन लोगों का शासन चलता था। आज के इस टॉपिक में हम डिटेल से करेंगे दिल्ली के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक। सबसे पहले मैप को देखिए। इस मैप में दिल्ली सल्तनत के कुछ गिने चुने हुए शहर दिखाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला और हौज खास, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, जहाँपनाह और देहली ए कुना, ये सब दिल्ली सल्तनत के। सल्तनत क्या होती? एक साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य, किंगडम। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण जो सिटीज़ थी वो ये दिखाई गई हुई हैं मैप में। तो आगे देखिए। हाँ, दिल्ली पर क्या था जब स्टार्टिंग में दिल्ली थी तो पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ये हम पढ़ेंगे। और 12वीं सदी में हम अगर मध्य में हम देखते हैं, तोमरों को जो अजमेर के चौहान होते थे, जिन्हें चाहमान कहा जाता है, उन्होंने हरा दिया था दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली एक वाणिज्यिक, एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी, एक व्यापारिक केंद्र बना था तोमरों और चौहानों के काल में। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी बनाए जाते थे जो कि काफ़ी प्रचलित थे। अब 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और इसके साथ दिल्ली एक राजधानी में बदल जाती है और जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है। 13वीं सदी में दिल्ली राजधानी बनती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि दिल्ली कौन से 5 वंशों से मिलकर बनी थी जिन पर दिल्ली सल्तनत का दिल्ली के जो शासक थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले राजपूत वंश। राजपूत वंश में भी अनंतपाल जो तोमर थे, उनके जो अनंतपाल राजा थे वो बहुत शक्तिशाली थे, महत्वपूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि तोमर वंश में सिर्फ अनंतपाल ही थे, बहुत से ऐसे राजा हुए थे, लेकिन इस बॉक्स में वही सिर्फ दिखाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो बहुत शक्तिशाली राजा थे। अनंतपाल का काल क्या था? 1130 से 1145 के बीच था। और चौहान में भी सबसे शक्तिशाली कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और उनका समय काल क्या है? 1175 से 1192। और तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रज़िया एक इकलौती और ऐसी जो महिला शासक बनी थी, वो पहली और इकलौती थी, तुर्की शासक की थी वो। और आगे है खलजी वंश, जहाँ पर जलालुद्दीन खलजी का, अलाउद्दीन खलजी का। और एक बात ध्यान में रखिए कि रजिया जब बनी थी शासक, जो राजा बनी थी, वो अपने भाइयों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी, वो ज़्यादा काबिल थी। लेकिन बाकी जो लोग थे उस समय पर क्या था, महिलाओं को या लड़कियों को ऊंची पदवी पर नहीं देखा जाता था, तो उन्हें ऐसा माना जाता था कि वो सिर्फ मर्दों के अधीन ही रहे। इसीलिए जो रजिया का शासनकाल है 1236 से 1240 तक, वो कुछ लोग उसे मान्यता नहीं देते थे। कुछ क्या, उस समय कोई भी मान्यता नहीं देता था कि वो हमारी जो भी है शासक है, जब वो हम पर राज कर रही है। तो आगे देखिए तुगलक वंश। इसमें गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक। और सैयद वंश में खिज्र खान थे। और लोधी वंश में भी बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे शक्तिशाली जिनका महत्वपूर्ण शासनकाल है वो है बहलोल लोधी। इसका काल क्या था? 1451 से 1489 तक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो वंश थे, इनसे मिलकर दिल्ली एक बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट दिखाए गए हैं शहर, वो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। फिरोज शाह कोटला दिल्ली सल्तनत के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, शहर थे। हौज खास इसमें, देहली ए कुना, कुतुब मीनार, जहाँपनाह, तुगलकाबाद, आदिलाबाद और हौज सुल्तानी, ये कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उस समय पर। तो आगे देखिए, सुल्तानों के अधीन दिल्ली कैसी थी? उस समय दिल्ली का क्या
क्या क्या दिल्ली में हो रहा था। तो इतिहास, तारीख, त्वारीख, तारीख एक वचन होती है और त्वारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। इतिहास जो है फारसी भाषा में लिखे गए थे। त्वारीख के लेखक कौन है? सचिव, प्रशासक और कवि दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यहाँ पर बात की हुई है सचिव की, प्रशासक और कवि दरबारियों की। वो क्या शासकों को, राजाओं को सलाह देते थे, उनके बारे में जो भी घटनाएं होती थी उनका वर्णन भी करते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ऐसा नहीं था कि उनके काल में कुछ अन्याय हो, वो न्याय के बारे में उन पर महत्व देते थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? सबसे पहले हम न्याय चक्र देखते हैं। न्याय चक्र क्या है? 13वीं सदी के इतिहासकार फखर ए मुदब्बिर ने लिखा था। क्या लिखा था? हम पढ़ लेते हैं ये वाला। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, और वेतन कहाँ से आता था? किसानों से, जो कर राजस्व इकट्ठा किया जाता था। मगर किसान भी राजस्व और कर तभी चुकाते थे जब वो खुशहाल होते थे, उनकी अच्छी फसल होती थी और प्रसन्न होते। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ऐसा नहीं है कि राजा के शासन में अगर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो ऐसे में किसान कभी खुश नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार मीन्स ऐसे कि किसानों से ज़बरदस्ती कर लिया जाए या उनसे उनकी फसलों पर कब्जा किया जाए, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएं। तो इस हाल में कैसे किसान खुश रह सकते हैं? तो इसका अर्थ इससे यही कॉन्क्लूज़न निकलता है कि तभी ही कर चुकाया जाए। किसान तभी, जब खुशहाल होंगे तभी कर चुकाएंगे, और जब राजा को कर मिलेगा तो वो क्या करेंगे? सैनिकों को सैलरी देंगे। अगर सैनिकों को सैलरी दी जाएगी तो सैनिक फिर ही काम करेंगे, अदरवाइज बिना सैलरी के कौन काम करता है? ये कुछ बातें और दी गई हैं तारीख के बारे में। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में तो शायद ही कोई ऐसे थे जो लेखक रहते हो। लेखक हमने पीछे पढ़े थे, कौन थे? प्रशासक, सचिव, जो भी दरबारी थे वो बोले, जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकरार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो देखिए, जब किसी की तारीफ करेंगे या किसी के बारे में अच्छा लिखेंगे तो उन्हें इनाम, उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। लेकिन अगर उन्हीं के बारे में कुछ गलत लिख दिया जाए तो फिर उन्हें कहाँ से कोई इनाम मिलेगा? तो ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। लेकिन ये शासक क्या करते थे? जो लेखक क्या करते थे, जो लिखते थे जो भी इतिहास के बारे में, वो बोलते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार, मतलब कि अगर कोई भी राजा के घर में कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो बड़ा होकर राजा ही बनेगा, या उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो राजा के घर पैदा हुआ है तो उस राजा के बाद उत्तराधिकारी वो ही बनेगा। और लिंग भेद, जैसे उस समय लड़कों लड़कियों में लिंग भेद किया जाता था कि लड़कियों को घर के अंदर रहना है, मर्दों के अधीन रहना है, मर्दों के आगे नहीं बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप करके रहना है। तो ऐसा ये उन्हें सलाह देते थे शासकों को कि आपको ऐसा करना चाहिए। आगे देखिए, 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। इस युग का जो भी इतिहासकार थे, हिस्टोरियन, वो मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। वो अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल थी राजा शासक बनने के लायक। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उस समय लोगों की मेंटेलिटी ऐसी थी कि लड़की को किसी शासक के रूप में देखना बहुत ही बड़ी बात होती थी। वो किसी लड़की को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे, और उसी समय पर किसी लड़की को राजा के सिंहासन पर बैठना बहुत ही उनके लिए हैरानी की बात थी। दरबारी भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। जो भी दरबारी उनके दरबार में काम करते थे वो भी खुश नहीं थे कि हमारे ऊपर किसी औरत का शासन हो। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। तो इस समय पर क्या हुआ, उनका जब शासन स्वीकार नहीं किया गया तो उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया था।
लिंग भेद देख लेते हैं। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर, ये तो हमें पता ही होता है। जो लड़कियों और लड़कों में लिंग भेद किया जाता है और पुरुष ऐसे माना जाता है कि पुरुष जो होते हैं बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं औरतों के मुकाबले में, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो यही मेंटालिटी बनी हुई थी सभी लोगों में। जो शासक थे उनमें, वो शासक हो सकता है वो शासक ऐसा ना सोचते हों, लेकिन जो लेखक होते थे वो उन्हें जबरदस्ती तो नहीं, उनकी इच्छा से जब शासक किसी से सलाह लेता है तो वो जब उनसे सलाह लेते थे तो वो उन्हें सलाह देते थे कि हाँ, लड़कियां ऐसे नीचे रहें, या उनको दबा कर रखा जाना चाहिए, और लड़के जो होते हैं ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली होती हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो रज़िया के विषय में मिन्हाज के विचार, मिन्हाज जो था उस समय इतिहासकार, उसने रज़िया के बारे में क्या क्या उसकी सोच थी, ये सब लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के नीचे रहना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, क्योंकि मदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिरकार क्या हासिल हुआ। तो ये मिन्हाज पूछता है। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के अगर वारंगल क्षेत्र में देखें, किसी समय काकतीय वंश का एक राज्य था। उस वंश की रानी थी रुद्रमा देवी, जिसका शासनकाल क्या था, 1262 से 1289 के बीच बीच में। के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। वो दोनों ही औरतें ने शासन किया था, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल ऑपोजिट था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। जो रुद्रमा देवी थी, हो सकता है उसे लगता हो कि मुझे भी कहीं सिंहासन से ना हटा दिया जाए, इसलिए वो खुद को पुरुष जैसा दिखाना चाहती थी, कि भ्रम पैदा होता था लोगों में कि वो एक पुरुष ही है। लेकिन रज़िया ने क्या किया था, उसने अपने जो भी सिक्के थे, कहीं भी अभिलेखों पर उसने खुद को लड़की ही लिखवाया था कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। और एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। ये दीदी हो सकता है कि जो प्रजा थी अपनी प्रिय रानी को वो प्यार से वो दीदा या दीदी बुलाते हों। तो ये था रज़िया के बारे में। आगे देखिए, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसा था। दिल्ली सल्तनत जैसे एक विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली एक बहुत बड़ी सल्तनत बन रहा था धीरे धीरे आगे भी। उसके लिए विश्वसनीय सूबेदार चाहिए थे, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार, करप्ट और गलत लोग बैठे हो। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। जो दिल्ली के स्टार्टिंग में जो सुल्तान थे, वो जो गुलाम होते थे उनको अपना सूबेदार या अधिकारी नियुक्त करना उन्हें अच्छा लगता था, और इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगाह कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा भी जाता था, और राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर उन्हें काम दिया जाता था। बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि वह पूरी तरह वह अपने मालिक पर ही निर्भर होते थे। तो वो क्या थे, हाँ, जो गुलाम होते थे उन्हें, जो शासक थे, वो अपना अधिकारी चुनना उन्हें अच्छा लगता था, और उन्हें कभी कभी खरीदा भी जाता था सैनिकों के लिए, मतलब सैनिक अपनी सैनिक सेवा बढ़ाने के लिए, सेना बढ़ाने के लिए उन्हें खरीदा जाता था। वो पूरी तरह ही अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जब वो ऐसा मानते थे कि उनको, अगर हम सैनिकों को अपने गुलाम थे जो भी, उन्हें हम अपने बेटों से बढ़कर रखेंगे तो वो हमारा विश्वास भी उन पर बना रहेगा और उनका विश्वास भी हम पर बना रहेगा। तो सुल्तानों को क्या सलाह दी जाती थी कि गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, तो इसलिए हमें ही उनकी देखभाल, उनकी पूरी लाइफ हमें ही कंट्रोल करनी चाहिए। कभी कभी तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारे गुलाम इतने वफादार होते हों।
कुछ ऐसे भी होते थे कि जो राजा के शासन में रहकर उनके खिलाफ ही कुछ प्लानिंग्स करते रहते थे। तो बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से बढ़कर होता है। ऐसा बुद्धिमान लोग थे जो उस समय पढ़े लिखे वो लोगों को देते थे, सलाह देते थे कि गुलामों को हमें अच्छी तरह से रखना है अपने बेटों से बढ़कर। इससे क्या होगा, दोनों तरफ से विश्वास बना रहेगा। आश्रित के बारे एक शब्द है, पढ़ लेते हैं उसका अर्थ क्या है। आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, जो डिपेंडेंट व्यक्ति जो होता है, जो किसी दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हो, उसे आश्रित कहते हैं। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा गुलाम का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही उन पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति बनाया जाता था, सूबेदार बनाया जाता था, लेकिन इससे क्या होता था, राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। वो कैसे, तो देख लेते हैं। गुलाम और आश्रित व्यक्ति जो डिपेंडेंट होते थे अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके जो औलाद थी, संतान थी, उनके प्रति वो वफादार नहीं होते थे। उनको ऐसा लगता था कि जिस राजा ने जो राजा ही हमारी पूरी जिम्मेदारी, हमारा अच्छे तरह से पालन पोषण, हमें हर चीज़ दे रहा है, तो हम सिर्फ उसी की बात मानेंगे। उनकी जो भी संतान है उसके बारे में हम कुछ उनकी कोई भी बात हम नहीं मानेंगे। तो ऐसा क्या होता था, अस्थिरता पैदा होती थी। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच क्या होता था, टकराहट शुरू हो जाती थी। अगर कोई नया राजा, तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर किसी सिंहासन पर कोई एक राजा बैठा है, तो जो व्यक्ति उसके वफादार थे वो उसके प्रति तो वफादार है, लेकिन उसके बाद अगर उसका कोई और राजा या कोई और बेटा आ गया, तो जो व्यक्ति पहले वाले राजा को खुदा भगवान के रूप में देखते थे, तो वो दूसरे के बारे में अपना विश्वास अच्छी तरह से नहीं बना पाते थे। इसी तरह से वो उन दूसरे राजा एक के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन दूसरे के प्रति नहीं। हो सकता है ऐसा हो कि उनका व्यवहार उनके साथ अच्छा ना रहा हो। जो पहले वाला राजा था वो ज़्यादा उनका मोह करता हो, या उन्हें ज़्यादा अच्छे से सब कुछ उनकी देखभाल, उनकी हर एक तरह की ज़रूरत पूरी करता हो। जो दूसरा राजा आया वो हो सकता है उनसे अच्छी बात ना करता, वो रूड हो, थोड़ा सा उनसे गुस्से में, या ऐसे कहीं भी तरह से कुछ भी हो सकता था उस समय पर। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोग क्या होते थे, वो गुस्सा हो जाते थे। जो सुल्तान थे अगर किसी निचले व्यक्ति को कुछ उन्हें संरक्षण देते थे, उनकी कोई हेल्प करते थे, तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उनसे गुस्सा हो जाते थे। और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। ऐसा माना जाता है कि जो सुल्तान थे, जो फारसी तारीख के लेखक थे, उन्होंने सुल्तानों की आलोचना की है। क्यों की है? क्योंकि वो उनके समय पर नीचे वाले जो लोग थे, निचली जाति के लोग, उनको ऊंचे पदों पर बैठाया गया था। तो जो लेखक थे उन्होंने सभी ने उनकी आलोचना की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, एक शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हजाम नामक नाई रखा था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ये एग्जाम्पल है कि जो तारीख लिखने वाले लेखक होते थे उन्होंने इनकी आलोचना की है कि ऐसे लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाया हुआ है। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्की ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन के लिए अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो ये उदाहरणें दी गई हैं कि ये लोग नीची जाति के लोग थे, जब मुस्लिम थे, जब किसी और जाति के थे, तो इन्हें ऊंचे पदों पर क्यों बिठाया गया है। तो ऐसे उनकी आलोचना भी की जाती थी सुल्तानों की। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों का सूबेदार बनाया था। जो पहले सुल्तान थे दिल्ली में, जब भी दिल्ली सल्तनत में किसी का शुरू हुआ था राजवंश, तो क्या हुआ था, तो उनके बाद जो भी आते गए वो भी अलग अलग लोगों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करते थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये मुक्ति जो होते थे वो एक लीडरशिप, हम कह सकते हैं कि लीडर होते थे उनके,
उनका क्या काम था? जो भी सैनिक अभियान थे उनका नेतृत्व करना, लीडरशिप करना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली भी करते थे। जो लीडर बन जाता है तो वो कहता है तो अब तो बस मैं ही हूँ। फिर वो क्या करता है, वो अपने अधीन जो भी उसके जो सूबेदार होता था उसके अधीन जो भी क्षेत्र आते थे उनसे वो राजस्व की वसूली करने लग जाता था। राजस्व के रूप में जो रकम मिलती थी वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे उसमें से। और मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उन्हें बाद में चेंज कर दिया जाता था। जो मुक्ति होते थे जिनको सूबेदार बनाया जाता था तो उनको ऐसा नहीं है कि अगर वो ही आ रहा है तो उसके आगे उसकी संतान या उसका वंश या उसकी पीढ़ी ही आगे ऐसे सूबेदार बनी जाएगी, नहीं, उनको स्थानांतरित उनको बदल दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी ने इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। किनके काल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में जो भी नौकरी होती थी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उसके नियम बनाए होते थे। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब भी लिया जाता था पूरी तरह से और पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें। ऐसा नहीं था कि वो अपनी इनके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में ऐसा पूरा ध्यान रखा जाता था कि जो भी कर निर्धारित किया गया है राजस्व वो ही वसूला जाए। ऐसा नहीं कि अगर कहीं से 100 रुपए लेने हैं कर, मान लीजिए कहीं से 100 रुपए कर लेने हैं तो जो होगा मुक्ति होता था वो 200 रुपए मांगता हो जबरदस्ती कि 100 तो मैं अब उन लोगों को दरबार में दे दूंगा, जो भी उनको जो भी होता था शासन काल में उन्हें, लेकिन और जो 100 है वो अपनी जेब में डालूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि किसी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। जब दिल्ली का शासन धीरे धीरे और ज़्यादा क्षेत्र दिल्ली में आने लगे, दिल्ली का शासन फैलने लगा, तो ये सुनिश्चित किया गया कि वहाँ के जो भी भूमि स्वामी थे, जमींदार थे, अमीर लोग थे, वो भी हमारे नीचे ही काम करे। जबरदस्ती उन पर जबरदस्ती कर दी गई थी। जैसे उन पर कर लगाए गए थे, जो भी नीतियां अपने शासन में थी वो सभी हरेक क्षेत्र में लागू कर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आए थे। खिलजी के समय पर क्या था, भू राजस्व का जो भी निर्धारण था और वसूली जो भी वसूली कर करने होते थे, जब कुछ भी पैसा लेना होता था, इनाम गिफ्ट वगैरह कुछ भी, वो वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आए थे। राजा ने अपने नियंत्रण में पूरा काम ले लिया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि उनसे भी कर लिए जाने लगे थे। अब जो लोग लोगों से कर लेते थे उनको भी कर देना पड़ता था। और ये किसके काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लग गए थे। इस समय 3 तरह के कर थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। जैसे कृषि पर जो कर लगता है उसे खराज कहते थे, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। किसान ने जो भी उपज उगाई है उसका 50% कर जब देना पड़ता था तो उसे खराज का नाम दिया जाता था। मवेशियों पर लगता था और घरों पर भी कर लगता था। ऐसे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के कर लगे हुए थे उस समय पर। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। खराज के अलावा भी कुछ कर थे, जैसे खुम्स कर युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर था, और इस धन का 1/5 सुल्तान का एवं 4/5 सैनिकों का होता है। मतलब 5 में से 1 हिस्सा सुल्तान का और 5 में से 4 हिस्से वो सैनिकों के होते थे। ये जो भी माल लूटा जाता था युद्ध में उस पर लगता था। ज़कात भी एक कर था। यह एक धार्मिक कर था जो धार्मिक लोगों पर लगता था, और मुस्लिमों की आय का
एक 40 में से एक भाग था। जो भी मुस्लिमों लोगों को देना होता था वो 40, अगर उसके पास 40 भाग है तो 40 में से एक भाग उन्हें कर देना पड़ता था और 39 जो थे वो अपने पास रखने होते थे। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए जरूरी कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों के आयात निर्यात पर भी, जो भी मुगल काल जब आया था उस समय पर जो व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी थे, उनका जो भी आयात निर्यात था उस पर भी ये कर वसूला जाता था। आगे है जजिया कर। यह गैर मुसलमानों के लिए होता था जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी, किंतु जो फिरोज शाह तुगलक है उसने जजिया को एक अलग कर बना दिया था। तो ये थे कुछ कर। आगे देखिए, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अब देखिए, जब हम भारत का मैप देखते हैं तो दिल्ली यहाँ पर है और बंगाल इधर। यहाँ से दिल्ली से बंगाल तक शासन करना बहुत मुश्किल था, कठिन था, इतनी ज़्यादा दूरी पर शासन करना। और दक्षिण भारत में भी ये शासन नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में जो भी घने जंगल वाले क्षेत्र थे, जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। जो जंगल होते थे वहां पर सेनाएं क्या होती थी, वो अच्छे से अपना अधिकार नहीं कर पाती थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। जो जंगल थे, कहीं भी आदिवासी क्षेत्र थे या कुछ भी, वहां पर जो भी सरदार होते थे उनका शासन चलता था। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार सिर्फ कुछ समय तक ही रहता था। अगर जबरदस्ती इतनी दूर तक, देखिए, अगर यहाँ पर किसी का शासन है तो यहाँ से वो यहाँ गया अपना कब्जा करने के लिए, लेकिन वह कितनी देर तक टिक पाएगा? वहां के लोग तो उसे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन अपने शासनकाल में उस पर लोगों का विश्वास बना हुआ था, तो वो सिर्फ अपने क्षेत्र में ही अच्छे से नियंत्रण कर पाते थे। अब देखिए, सरदार और उनकी किलेबंदी कैसी थी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत में आया था एक यात्री इब्न बतूता। उसने बताया है कि सरदार क्या करते थे, कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। तो ये सरदारों के बारे में लिखा हुआ है कि जो सरदार होते थे, जो जंगलों में रहते थे, वो बांस के घरों में रहते थे, ऐसे उन्होंने झोपड़ियां बनाई हुई थी, इसी प्रकार वो काम करते थे। और सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं, कि जंगल में वो सिर्फ खुद ही नहीं रहते थे, उनके जो मवेशी होते थे, उनके परिवार, जो उनकी फसलें थी, वो भी जंगल में उगाई जाती थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जिसे हम उज़्बेकिस्तान कहते हैं, उस पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर उसने हमला कर दिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का जो हमले थे वो बढ़ चुके थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अब देखिए, जो दो सुल्तान थे, खलजी और तुगलक, उन दोनों पर ही चंगेज खान ने हमला कर दिया। लेकिन फिर क्या किया, इन दोनों ने आपस में सलाह की कि अब हमें एक होकर एक बड़ी सेना बनानी पड़ेगी। अगर हम साथ में एकता बनाकर, सेना बनाकर चंगेज खान का मुकाबला करेंगे तो हम अवश्य जीत जाएंगे। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। इतनी बड़ी सेना तो बना ली थी, लेकिन उसको संभालना भी कोई आसान काम नहीं था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसी थी, हमने वहाँ एक जो तालिका दी हुई है, सारणी, उस पर देखा है कि तुगलक वंश के बाद 1526 में तक जब पानीपत की लड़ाई होती है, दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा था। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े थे।
जब एक तरफ जो दिल्ली सल्तनत बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ जो क्षेत्र थे जैसे बंगाल, गुजरात, राजस्थान, वहां पर छोटे छोटे राजा बढ़ रहे थे, अपनी सेना, अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य जो फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासकों के समूह उभरे थे। इसी समय पर ही फिर अफगान लोग भी आए, राजपूत भी आए जो भारत पर शासन करना चाहते थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जो छोटे राज्य थे वो अच्छी तरह से अपना पूरा मैनेजमेंट करके अच्छे से अपना शासन चला रहे थे। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। ये उदाहरण दी हुई है कि शेरशाह सूरी था वो उसने छोटे इलाके से शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर उसने बहुत बड़ा साम्राज्य संभाल लिया था। यहाँ तक कि उसने मुगल सम्राट हुमायूं जो इतना शक्तिशाली राजा था उसको भी हरा दिया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित कर लिया था। यह बताया गया कि जो छोटे छोटे राजा थे वो भी जब उन्होंने अपना साम्राज्य शुरू किया था, पहले तो वे छोटे एरिया से स्टार्ट करते थे, लेकिन आगे चलकर वो बड़े साम्राज्य पर हमला करते थे और इतने शक्तिशाली होते थे कि उन्हें भी हराकर उस जगह पर हम अपना पूरा कब्जा कर लेते थे। आगे चलकर हुमायूं को हराया था उसने। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश के केवल 15 वर्ष शासन किया था। सूरवंश ने सिर्फ 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। जो मुगल साम्राज्य थे उन्होंने भी शेरशाह सूरी की जो भी प्रशासन व्यवस्था थी उसको फॉलो किया था। इसी प्रकार से उनका शासन आगे बढ़ता चला गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। इक्ता क्या थे हमने पढ़ा था। तारीख, गैरीसन, मंगोल, लिंग और खराज। अगर इनका मतलब आपको पता चल चुका है इस टॉपिक से तो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया है ये वाला चैप्टर। तो आगे ये इसकी एक्सरसाइज है, तो आप ये खुद से एक बार ट्राई करके देखना कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या उसके जवाब हमें इस वीडियो में मिल चुके हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे हम और भी टॉपिक लेकर आएंगे इसके आगे। थैंक यू।